हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उष्मागतिकी के दूसरे पार्ट के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हमने उष्मागतिकी का एक पार्ट बनाया है जिसके अंदर हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स न्यूमेरिकल फार्मूलाज की बात की। इससे आगे के फार्मूलाज की आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने कई टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है। शॉर्ट नोट्स सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम कम टाइम के अंदर अधिक से अधिक ज़्यादा रिवीजन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो वीडियोज़ है वो 12th पीसीएम बेस पे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है कि वो अपना रिवीजन जल्दी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की सभी रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करवाऊंगा और उसके साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको अपलोड करवाऊंगा। बस अभी एक बार कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी वीडियोज़ लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले हमने बात कर ली थी, आज हम बात करने वाले हैं उष्मागतिकी प्रक्रम के बारे में। तो देखिए उष्मागतिकी जो प्रक्रम है ना वो 3 चरों पर निर्धारित होते हैं। एक तो पी वी टी, पी आपको पता है बल, प्रेशर यानी दाब, वी आयतन, टी यानी ताप। इन तीनों चरों के आधार पर अलग अलग 3-4 प्रक्रम होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम में क्या होता है, देखिए इसमें ताप नियत रहता है। देखिए नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन, जिसमें नियत ताप पर जो अवस्था परिवर्तन होता है वो समतापी प्रक्रम होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखिए अब अगर ताप नियत रहेगा तो इसका मतलब डी यू, यू का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा। तो यू आंतरिक ऊर्जा भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि अगर जो नियत ताप ही नियत रहेगा तो ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, तो ऊर्जा में परिवर्तन जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब हमने ये डी क्यू और डी डब्ल्यू क्या होता है इससे पहले वाली वीडियो देखोगे तो इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, यानी बाहर से दी गई उष्मा कुछ तो किए गए कार्य में खर्च हो जाती है और बाकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बाकी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी यू। ठीक है, इसी बेस पे हमने फॉर्मूले में देखिए डी यू तो जीरो हो गया, इसका मतलब डी क्यू किसके बराबर हो गया, डी डब्ल्यू के। तो यहाँ पर प्रथम जो समतापी प्रक्रम है इसके अंदर जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या बनेगा, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है जो आदर्श गैस समीकरण के अंदर जो समीकरण होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी में इसमें क्या परिवर्तन होगा, देखिए समतापी प्रक्रम में ताप नियत है, ताप क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये इधर वाला पोर्शन सारा जीरो हो जाएगा, तो यह क्या बचेगा, पीवी इक्वल टू नियतांक, यानी नियतांक बचेगा। और यहाँ से अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जो पीवी है वो आयतन के, पी है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पी व्युत्क्रमानुपाती आयतन, तो ये हो गया संबंध होता है समतापी प्रक्रम का। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि समतापी प्रक्रम, बर्फ को पिघलना, जल में बर्फ का बदलना, जल से बर्फ और बर्फ को पिघलना, ये समतापी प्रक्रम के उदाहरण होते हैं। समतापी प्रक्रम क्या होता है कि ताप समान रहने पर भी क्या क्या कौन कौन से कार्य होते हैं, बर्फ को पिघलना ये भी समतापी प्रक्रम का कार्य है, और जल से बर्फ बनना ये भी समतापी प्रक्रम का कार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आता है समतापी प्रक्रम की ढाल। देखिए ढाल क्या होती है, ढाल के अंदर मतलब कि परिवर्तन के पर दाब और पीवी। देखिए यहाँ पर ढाल का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए प्रवण ढाल क्या होती है, ढाल का मतलब होता है अवकलन समीकरण। तो यहाँ पे इस सूत्र को देखिए पीवी इक्वल टू नियतांक, इन दोनों पीवी के अंदर हम अगर वी के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो यहाँ से दो चीज़ों का जब गुणा किया जाता है तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा पीवी का फॉर्मूला। जब अवकलन करते हैं तो पी का करेंगे तो पी को छोड़ेंगे तो वी के साथ करेंगे तो वी अपॉन वी डी वी हो जाएगा, डी वी अपॉन डी वी, प्लस फिर वी को छोड़ेंगे पी के साथ करेंगे तो डी पी अपॉन डी वी हो जाएगा। तो यहाँ से वी से वी कैंसिल हो जाएगा, पी बच जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, दो चीज़ों का अवकलन करते हैं, दो चीज़ें जब गुणा में होती है और उनका अवकलन किया जाता है तो आप मैथ के अंदर आई होप आपको पता होगा कि जब दो चीज़ों का गुणा में होते हैं उनका अवकलन किया जाता है तो अवकलन समीकरण किस प्रकार से बनती है, तो देखिए डी पी इक्वल टू डी वी इक्वल टू पी प्लस वी डी पी डी वी बनेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए अगर हम इनका एक तरफ लाके और डी पी और डी वी की वैल्यू निकालेंगे तो डी पी और डी वी की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी पी अपॉन माइनस पी अपॉन वी। ठीक है, माइनस पी अपॉन वी। अब देखिए दोस्तों, एक तो बात देखिए इसमें प्रक्रम के अंदर 4 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। एक तो प्रथम नियम का, एक अवस्था प्रक्रम, एक इसकी ढाल और एक इसका ग्राफ और एक इसका कार्य, ग्राफ और कार्य। इसके अंदर 5 चीज़ें होती है ध्यान में रखनी होती है। इन 500 से बार बार कई बार घूम घूम के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब प्रथम नियम देख लिया, अवस्था प्रक्रम देख लिया, ढाल देख ली। ढाल का मतलब होता है अवकल समीकरण, डीपी अपॉन डीवी के सापेक्ष जो मान था वो माइनस पी अपॉन वी इसकी ढाल हो गई। अब इसके बाद में बात है ग्राफ की, तो कि ग्राफ कहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि इनका संबंध कैसा है। तो पी का वी के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इसका मतलब ग्राफ भी वो कैसे आएगा, नीचे की तरफ ऐसे आएगा प्रवलयकार। इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा और ये ग्राफ की ये सिचुएशन रहेगी। उसके बाद आता है कार्य। देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से कार्य का मान अगर निकाला जाए तो कार्य का मान कैसे निकलेगा, तो W इक्वल टू एन आर टी इंटू 2.030 log V2 अपॉन V1। एक तो ये होता है कार्य का फॉर्मूला। V2 अगर आयतन की फॉर्म में देखें, अगर दाब की फॉर्म में देखा जाए तो W इक्वल टू एन आर टी 2.030
303 log P1/P2 अगर दाब की फॉर्म में ये होता है। आयतन के वर्ग कार्य की दो फॉर्मूले देख लिए और इन दोनों को ध्यान में रखें। अगर आयतन का मान दिया हो तो उसमें आयतन का ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर दाब का मान दिया हो तो इसमें दाब का ये लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए समतापी परक में ऊष्माधारिता क्या रहती है? अनंत रहती है। समतापी परक में ऊष्माधारिता है वो क्या रहेगी? अनंत रहेगी। क्यों रहेगी अनंत? देखिए अभी हमने यहाँ पर देखो, कल हमने बात की थी ऊष्माधारिता के बारे में फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले का फॉर्मूला S = M उष्मा थीटा Q/m dt का मतलब ताप में परिवर्तन। अब ताप तो हमने पता है कि समतापी प्रक्रम में तो जीरो होगा और जीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? अनंत आता है आंसर। तो इसका मतलब जो उष्माधारिता है उसका मान S का मान कितना आएगा? अनंत आएगा। तो समतापी प्रक्रम में उष्माधारिता कितनी होती है? अनंत होती है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। ये एक्स्ट्रा बातें मैंने साइड में लिखी हुई है। तो दोस्तों अब चलिए समतापी प्रक्रम में बात कर ली। अब बात करते हैं समआयतन प्रक्रम। समआयतनी प्रक्रम में, ठीक है, यानी इसमें क्या नियत रहता है? इसमें नियत आयतन रहता है। नियत आयतन के अंदर जिसमें अवस्था परिवर्तन होती है वो समआयतनिक प्रक्रम होता है। अब आयतन का प्रक्रम का मतलब, अब देखिए यहाँ से इसमें क्या चीज़ जीरो रहती है? डब्ल्यू का मतलब जब आयतन का प्रसार ही नहीं होगा, जब आयतन का प्रसार ही नहीं होगा इसका मतलब कार्य नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो डब्ल्यू में कार्य में परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब डब्ल्यू भी क्या रहेगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि जो दी गई ऊष्मा है वो कार्य तो होगा नहीं, तो वो सारी की सारी किस में संचित हो जाएगी? वो आंतरिक ऊर्जा में संचित हो जाएगी। तो दी गई ऊष्मा वो किस में चलेगी? सारी आंतरिक ऊर्जा में चली जाएगी। तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में चली जाएगी, इसका मतलब ताप में वृद्धि होगी। और इस प्रक्रम में ताप क्या रहेगा? अधिकतम ताप रहता है। इस प्रक्रम में ताप क्या रहेगा? अधिकतम रहेगा। तो ये थोड़ी प्रथम नियम की बात। अब बात करते हैं हम अवस्था समीकरण की। अवस्था समीकरण मतलब आदर्श गैस समीकरण जो होती है PV = nRT। अब देखिए nRT में क्या रहता है? अब nRT में ये रहेगा कि समआयतनिक प्रक्रम यानी आयतन नियत रहेगा, तो आयतन नियत रहेगा तो V का मान पे क्या रहेगा? नियत रहेगा। V का मान हटा देते हैं तो यहाँ से अब संबंध किस में आएगा? P और T में आएगा, क्योंकि तीन चरों की बात हो रही है, P और V और T। अब यहाँ पर V नियत है, इसका मतलब संबंध किस में निकालेंगे? P और T में। तो P और T में क्या संबंध निकलेगा? देखिए P और T में ये सारा का सारा नियत है, इसका मतलब P और T है वो एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। P और ये मल्टीप्लाई था डिवाइड में आ जाएगा, तो P/T = नियत आ गया। और उसके बाद में देखिए P और T नियत है, तो अब यहाँ पर समीकरण, अब यहाँ पर अवस्था समीकरण आपने देख ली, P/T नियत है, ये था नियत। अब यहाँ से अगर ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए ग्राफ हमेशा P और V के बीच में बनता है, तो P और V के बीच में बनेगा, तो V तो इसमें है नहीं और P इसमें क्या नियत है? इसका मतलब P तो नियत है, सॉरी P। अवस्था समीकरण के बारे में बात करते हैं। अवस्था समीकरण की बात हमने कर ली। P/T = नियत रहता है, क्योंकि यहाँ पर आयतन समआयतनिक है तो V का मान नियत रहेगा, तो यहाँ से समीकरण बन जाएगी P/T नियत बनेगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ में देखिए ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ बनेगा P और V के बीच में जब ग्राफ बनाए जाते हैं तो इसमें देखो V क्या नियत है, इसका मतलब V का मान तो नियत रहेगा और इसका मतलब P का मान बढ़ता जाएगा, V का मान नियत रहेगा। ये देखिए अब P का मान नियत रहेगा तो यहाँ से ढाल क्या आएगी? ढाल का फॉर्मूला यहाँ से देखिए कितना डिग्री, टेन थीटा का मान कितना? 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ से ढाल का मान भी कितना प्राप्त होगा? अनंत मान प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अवस्था नियम, अवस्था समीकरण प्रथम नियम, और उसके बाद ढाल, और हम इसकी बात कर ली अवस्था समीकरण प्रथम नियम और ग्राफ की बात कर ली, और कार्य आपको पता है इसमें जीरो होता है। तो इसमें हमने सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर ली, सारे कंसेप्ट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं समदाबी प्रक्रम में। समदाबी प्रक्रम मतलब दाब समान। ठीक है, अब देखो नियत दाब पर अवस्था परिवर्तन, समदाबी का मतलब नियत दाब पर अवस्था परिवर्तन। अब इसका अवस्था फलन क्या होगा? अवस्था फलन का मतलब, अब देखिए यहाँ पर प्रथम नियम के अंदर, अब आप बताओगे कि इसमें सर प्रथम नियम बताया नहीं बताया, तो प्रथम नियम कैसे बताएं? क्योंकि प्रथम नियम का तो कंसेप्ट किस में होता है? DQ = DU + DW में होता है। इसका मतलब इसमें तो P का कोई काम ही नहीं है, इसमें P का कोई नाम ही नहीं है, इसका मतलब प्रथम नियम का तो इसमें कोई काम नहीं है। अब सीधा करते हैं अवस्था फलन में। अवस्था फलन PV = nRT, इसमें P अगर नियत रहता है, अगर देखिए P नियत रहता है तो संबंध किस में निकालेंगे? V और T में निकालेंगे, तो संबंध क्या निकलेगा? V/T निकलेगा, नियत रहेगा। इसका मतलब अब हमारा जो ग्राफ निकलेगा कैसे बनेगा? अब की बार क्या रहेगा? P तो हमारा नियत है, देखिए P है वो नियत है, P नियत है, इसका मतलब V का मान बढ़ता चला जाएगा और P है वो नियत रहेगा। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर तीनों में देखें तो दो ग्राफों के अंदर तो स्ट्रेट लाइन आई है, एक तो समदाबी प्रक्रम में और समआयतनिक प्रक्रम में, और एक में जो झुकाव वाली लाइन आई है, जो प्रबलयाकार लाइन प्राप्त हुई है वो है समतापी प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको पूरा तीनों प्रक्रम समझाने की। कोई गलती रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पूरा आपको डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट। अब आता है चौथे नंबर पे आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? अवस्था प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन के समय उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या होता है? DQ यानी बाहर से कोई भी उष्मा नहीं दी जाती है, यानी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब DQ का मान क्या रहेगा? जीरो रहेगा। DQ का मान जीरो रहेगा। अब जो हमारे प्रथम नियम की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है DQ = DW + DU। अब यहाँ से देखिए DQ का मान तो जीरो हो गया, इसका मतलब संबंध किसमें? DW और DU में। अब इसको एक उठा के इक्वल से साइन इधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से अपने को प्रथम नियम क्या प्राप्त होगा? DW = -DU, यानी -DU यानी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है, तो ताप में भी क्या होगी? कमी होगी, ताप में भी कमी होगी। अब ताप में कमी होगी तो रुद्धोष्म प्रक्रम का क्या उदाहरण होता है? आपने बहुत बार सुना होगा टायर का फटना। जैसे टायर फटता है तो वो हमें ठंडा महसूस होता है, उसको अगर ठंडा महसूस होता है, इसका मतलब उसमें रुद्धोष्म प्रक्रम जब घटना घटित होती है, इसका मतलब उसमें ताप में कमी आ जाती है। तो तीव्रता से ताप प्रक्रम, और ये प्रक्रम किसमें? तो बहुत ही तीव्रता से होता है और ताप में कमी हो जाती है, तो टायर को ठंडा महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं
उसके अवस्था फलन की। देखिए इसका अवस्था फलन क्या होता है, अवस्था फलन होता है वी पी वी और वी की जो पावर है अल्फा होगी, ये होता है नियत फलन। ये नियत रहता है क्योंकि समदर्शी प्रक्रम में उष्मा का कोई आदान प्रदान होता नहीं, तो यहाँ से अपने को जो अवस्था फलन प्राप्त होगा पी वी की पावर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होंगे, पी व्युत्क्रमानुपाती होंगे वी की पावर अल्फा, सॉरी आर है, अल्फा नहीं आर है। ठीक है दोस्तों, अब ये आर क्या है, देखिए आर हमने आर क्या होता है सी पी अपॉन सी वी। अब सी पी क्या है, समदाबी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा, सी क्या है आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अल्फा है, अल्फा का मान हो जाएगा, सॉरी आर का मान हो जाएगा, आर क्या है सी पी अपॉन सी वी। अब सी पी क्या है समदाबी प्रक्रम में एक समान दाब में आंतरिक ऊर्जा, और सी वी यानी एक समान आयतन के अंदर आंतरिक ऊर्जा है, ये इसका मान है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हम इसके ढाल की बात करते हैं। तो ढाल तो पी और वी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मतलब ढाल तो इसी प्रकार प्राप्त होगी। उसके बाद तो ढाल का मान, ढाल क्या प्राप्त हो, डी पी अपॉन डी वी इक्वल टू माइनस आर डी पी अपॉन वी। और ये किसका है, ये समतापी प्रक्रम की ढाल है। यहाँ से देखिए अगर मैं आर के अलावा पी और वी की बात करूँ तो ये किसकी ढाल है, समतापी प्रक्रम की। इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस आर इंटू समतापी प्रक्रम की ढाल। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो आर है वो ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ऊर्जा यानी समान दाब में आंतरिक ऊर्जा और अनुपात में समान आयतन में आंतरिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके अंदर बात आते हैं कार्य के बारे में। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एन आर ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस आर। ये होता है कार्य का फॉर्मूला, एन आर ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस अल्फा, सॉरी आर। ये होता है कार्य का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला अगर इसको मान रखा जाए तो या इसको एन आर का अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आएगा एन आर टी बन जाएगा, और ये भी एन आर टी बन जाएगा, तो एन आर टी टू, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा पी वन माइनस पी टू, पी वन इंटू पी टू माइनस पी टू माइनस पी टू इंटू पी टू इंटू वी टू। ठीक है, तो पी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन में वन माइनस अल्फा, ये बनेगा कार्य का फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, अब आता है 5 नंबर पे आता है चक्रीय प्रक्रम। अब चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, चक्रीय प्रक्रम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ मूल अवस्था में लौटना ही क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम होता है। चक्रीय प्रक्रम का मतलब विभिन्न अवस्थाओं से परिवर्तित होता हुआ मूल अवस्था में लौटना चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा नहीं होती है। इसका मतलब किया गया जो कि दी गई उष्मा पूरी किस में परिवर्तित हो जाती है, कार्य में, यानी डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये होता है चक्रीय प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ तक हमने बात की, बाकी कुछ और भी बचेगा उष्मागतिकी की, अब 1-2 वीडियो और बनाएंगे, और एक साथ वीडियो इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने से पूरा समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार मेरी कोशिश रहती है मैं छोटी छोटी वीडियो के अंदर आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करूँ। तो बाकी के पार्ट की हम कल बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं कि जितना ज़्यादा अपने मेंबर बढ़ेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।